हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम क्लास 7th की भूगोल विषय का पाठ नंबर 9 रेगिस्तान में जीवन को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेसन है इसको हम पार्ट 1 में ही पढ़ेंगे और जो अभ्यास के प्रश्न होंगे उसको पार्ट 2 में हम करेंगे। तो हमारा ये पाठ नंबर 9 है, रेगिस्तान में जीवन। कि जो रेगिस्तान में जो लोगों का जीवन होता है, जो वहाँ पे पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं और जो वहाँ की वनस्पति है, उस तरह का उनका जीवन किस तरह से होता है। तो हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्य के लिए क्या जरूरी है। जल जरूरी है। जहाँ पीने के लिए जल जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी वस्तु का रहना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। आज हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। यानी जितनी मर्जी गर्मी हो, वो अपने शरीर को उस तरह से ढाल लेते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है और कुछ स्थान ऐसे हैं जो बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडे हैं। ये विश्व की रेगिस्तान क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में तो कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति होती है कि पेड़ पौधे बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों पर कहीं थोड़ा बहुत जल उपलब्ध हो सकता है। लोग वहाँ पर कृषि करने के लिए बस जाते हैं। वहाँ पर लोग जो है कृषि करने के लिए ही जाते हैं। तो अब हम गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गर्म रेगिस्तान है, हमारा सहारा का मरुस्थल, जो आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में मुख्यतः पाया जाता है। विश्व एवं अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। विश्व के अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। तो प्यारे बच्चों, हम जो विश्व का महाद्वीप है वहाँ पर जो है अफ्रीका के महाद्वीप को देखेंगे। अब ये आपका जो विश्व का मानचित्र है और ये आपका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो इसके बीच में जो एरिया है ये आ गया सहारा मरुस्थल। और ये आपका एशिया महाद्वीप इधर आ गया, ये कर्क रेखा है। हमने जब भारत का मानचित्र किया था उस दौरान भी हमने पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है प्यारे बच्चों, रेगिस्तान है। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा का रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। और वो 11 देश कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। ये आपका सहारा रेगिस्तान के चित्र है। रेगिस्तान के बारे में सोचते ही आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य आ जाता है। परंतु सहारा रेगिस्तान जो है बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। न ही वहाँ पर वर्ण बजरी के मैदान है और न ही नगन चट्टानी सतह वाले उथित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंची हैं। आगे चलते हैं हम। जलवायु, अब वहाँ की जलवायु के बारे में देख लेते हैं कि कैसी जलवायु है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, गर्म है और शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए आती है। यहाँ आकाश निर्मल रहता है। यहाँ नमी
संचय होने की अपेक्षा तेजी से कहती है वाष्पित होती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर चला जाता है, जिससे रेत और जो चट्टानें होती हैं बहुत गर्म हो जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, चारों तरफ से सब कुछ क्या जाता है, गर्म हो जाता है। और रातें कहती है प्यारे बच्चों, बहुत आश्चर्य बात है कि दिन को तापमान 50 डिग्री चल होता है और रात को जो इतनी ठंडी होती है कि तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, यानी बहुत ठंड हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनका पढ़ लेते हैं। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में त्रिपोली लीबिया दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक तापमान कितना था, 1922 में किया गया था रिकॉर्ड, कितना था, ये था 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया। अब जो रेगिस्तान की वनस्पति और प्राणी जात के बारे में भी हम जान लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ जीव जंतु हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि सहारा में रेगिस्तान में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों और छिपकलियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आपका फिर सहारा रेगिस्तान का मरुद्यान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये आपके साथ में क्या है, ये रेत है और ये आपके जो हैं कांटेदार कैक्टस वगैरह के क्या है, ये छोटे छोटे पौधे हैं। लोग, अब लोग कैसे रहते हैं प्यारे बच्चों, अब आपने देख लिया कि यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है, फिर भी जो यहाँ पर जो है लोग रहते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु विभिन्न समुदायों के लोगों निवास करते हैं। जो यहाँ की जलवायु है फिर भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें कौन कौन सी प्रजातियाँ रहती हैं प्यारे बच्चों, इनमें रहती है बेदुइन, तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजातीय लोगों में ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए क्या बनाया जाता है, ये चमड़ा भी प्राप्त करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। अब आगे चलते हैं। सहारा रेगिस्तान में मिस्र नील घाटी के लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्ध होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाए जाने वाला कपास क्या है प्यारे बच्चों, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अधिक मांग वाले इस उत्पाद में अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज तथा यूरेनियम मुख्य धातुएं शामिल हैं। अगले पैरे को देखते हैं हम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज चलवासी जनजाति शहरी की ओर जा रहे हैं, शहर की ओर प्रस्थान कर रही है, जहां वे तेल और गैसों के कार्य में नौकरी ढूंढते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमने गर्म रेगिस्तान पढ़ा, अब हम कैसा रेगिस्तान पढ़ेंगे, ठंडा रेगिस्तान, जो हमारा क्या है, भारतवर्ष में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर और पूर्व के हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत की श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों, महाखड्डों का निर्माण करते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जिसमें एक हिमानी का नाम है गैंगरी हिमानी। लद्दाख प्यारे बच्चों 2
शब्दों से बना ला और दाख। ला होता है पर्वत दर्रे और दाख होता है देश, यानी पर्वत दर्रे वाला देश। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई में वायु पर पतली परत होती है जिसमें सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ तापमान 0 डिग्री से कुछ अधिक होता है, लेकिन रात के समय कितना होता है प्यारे बच्चों, -30 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। शीत ऋतु में तो ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान हर समय -40 डिग्री से नीचे ही रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर रहना। चूंकि हिमालय की वृक्ष छाया क्षेत्रों से है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का तापमान करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर में छाया हो, तो आप एक साथ एक समय में उष्माघात एवं तुषार उपग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपका लद्दाख है, जो एक ठंडा रेगिस्तान है। ये लद्दाख, ये आपका कारगिल है, ये सियाचिन है, और नीचे आपका जम्मू कश्मीर, और ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन, और ये हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश, ये रोहतांग पास और ये बारालाचा पास। आगे चलते हैं हम। वनस्पति कैसी होती है और यहाँ के प्राणी कैसे होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब जो लद्दाख के वनस्पति एवं प्राणी जगत हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की वनस्पति लद्दाख में होती है और किस प्रकार के जंगली जानवर वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर उच्च शुष्कता के कारण क्या है, वनस्पति भी विरल है। यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरबत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ पर सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ आती हैं। इनमें मुख्यतः रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन, हू यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में हम देखते हैं तो कौन कौन से पशु मिलते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब हम कुछ मेन फैक्टर्स को देख लेते हैं। लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं, या खा पाचान लद्दाख को भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। आगे देखते हैं हम लोग। अब लोगों के बारे में इससे पहले मैं एक फैक्ट और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरबत यानी बिलो पेड़ की लकड़ी का बनाया जाता है। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत के मध्य निवासियों के बीच कुछ समानता है? यहाँ के अधिकांश लोग तो या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरा गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेम्पिस, थिक्से, सेलामियारू, जो हम चित्र 9.5 में इसका हम देखेंगे। ये कुछ आपके मठ हैं, बौद्ध मठ बोलेंगे इनको हम। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी कौन कौन से फसल उगाते हैं? जौ, आलू, मटर, सेब, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं तो बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं। वे केवल घर खेतों में काम नहीं करती बल्कि छोटे मोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रे से होकर कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ और दर्रों के नाम भी बता सकते हैं?
यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ आते हैं गुफा दर्शन के लिए, घास के मैदानों को देखने के लिए, हिमनदों की सैर, उत्सव अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों के आकर्षण केंद्र है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, हम आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने इन शताब्दियों से प्राकृतिक समन्वय का संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। अब हम कुछ मेन फैक्ट देखते हैं। मनाली लेह मार्ग जो है 4 दर्रों से होकर गुजरता है। मनाली से लेह, रोहतांग, बारालाचा, लुंगलाचा और टंगलंगला से होकर गुजरता है। ये मार्ग सिर्फ कितने महीने खुलता है? जुलाई से लेकर सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बाकी जो है मार्ग जो है बंद रहता है। ये पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाख की महिलाएं। ये प्यारे बच्चों हमारा रेगिस्तान में जीवन के जो हमने पाठ को पढ़ा। अब जो अगले भाग में जो है इसके अभ्यास के प्रश्न को करेंगे और उनको हम समझेंगे।